स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां बादल फटने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मांडो गांव में बादल फटा है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश के कारण कई नदियां अपने उफान पर हैं। रविवार की रात मांडो गांव में बादल फटने के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं इस कारण नदियों का जलस्तर और भी उफान पर आ गया। आपको बता दें कि इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बता दें कि बादल फटने के कारण दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग मलबे में फंसने के कारण घायल हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबे में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसके बाद इन तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के कारण नदी का पानी मांडो गांव में घुस गया था, जिसके बाद कई घर ध्वस्त हो गए और मलबे में 3 लोग दब गए थे। बता दें कि यहाँ कई वाहनों के भी बह जाने की खबर है। हालांकि तलाश अभी जारी है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र के जिलाधिकारी से फोन पर बात की और शीघ्र ही बचाव कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड के बाकी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी में मांडो गांव में बादल फटा है, जिसकी जद में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कल 8-9 बजे के बीच में मांडो कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडो गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो उनको रिपोर्ट मिली है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। डीजल की लाइनें कुछ क्षति हैं, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है हम नॉर्मलसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहल तेज कर दी है। दरअसल हरिद्वार में विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि जनता को सारी सुविधाएं मिल सकें। तो हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कवायद तेज कर दी है। कुंभ के दौरान अंडरग्राउंड बिजली लाइन की बात हो या गैस लाइन की, हरिद्वार की तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपत वाला वार्ड नंबर 2 के गायत्री विहार कॉलोनी में पहुंचे थे, जहां मदन कौशिक ने सीसी रोड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में देश और उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, अंडरग्राउंड बिजली लाइन और फ्लाईओवर निर्माण के काम में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के दौरान आंधी तूफान की वजह से बिजली लाइन में कई फॉल्ट हो जाते थे और बिजली 8 से 16 घंटे गायब रहती थी, लेकिन अंडरग्राउंड बिजली लाइन से राहत मिली है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी के तर्ज पर काम तेजी से चल रहा है। चाहे बात अंडरग्राउंड बिजली लाइन की हो, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की हो, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम करते हुए नजर आ रही है और जिसका सीधा सीधा फायदा हरिद्वार की जनता को भी मिल रहा है। जो ये भूमिगत लाइन का जो कार्य किया है, ये बहुत एक अच्छा सराहनीय है, सरकार का एक सराहनीय कदम रहा है। आज हम इसमें जो है कई हादसे नहीं होते, पहले आंधी तूफान में हादसे होते थे, किसी के ऊपर तार टूट के गिर जाता था, पशु पक्षी जल के मर जाते थे। तो अब उसकी तरफ बड़ा सुधार है। और पहली बात अभी ये देखिए कितना आंधी तूफान आता है, वो लाइट नहीं जाती, तार नहीं टूटते, तो सभी सुरक्षित है। विपक्ष लोगों का तो कुछ कहना है, किसी न किसी को कमी निकालनी है, और जब कोई विकास होता है तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आती है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए। सबसे बड़ा धन्यवाद यह कि उन्होंने कहा जो बचावा शेष काम है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम उसको भी देंगे। तो इस प्रकार से हरिद्वार क्षेत्र में अब जो बचावा काम है उसकी भी जल्दी से जल्दी DPR जाकर वो स्वीकृति हो जाएगी। और मैं समझता हूँ हरिद्वार देश का ऐसा शहर होगा जो शायद बनारस के बाद 100% अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो लगभग टेंडर इत्यादि में 300 करोड़ में पूरा काम हुआ है। और कठिनाई इसलिए थी कि जगह जगह खोदना फिर उसको आगे बढ़ाना, ये कठिनाई थी, लेकिन इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। जो
नरेंद्र नगर के पट्टी क्विली में 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे घंटाकर्ण मंदिर में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुबोध उनियाल क्षेत्र से विधायक भी हैं। यज्ञ के समापन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक और राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने घंटाकर्ण मंदिर में मत्था टेका, साथ ही श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। गजा से 6 किलोमीटर की खड़ी चौड़ाई और लगातार हो रही बारिश के बावजूद भगवान घंटाकर्ण के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट समिति को विश्वास दिलाया कि मंदिर के लिए स्वीकृत 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। घंटाकर्ण धाम में 16 जुलाई से आरंभ रुद्राभिषेक कार्यक्रम में प्रथम दिवस पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और आज समापन पर प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी और देवप्रयाग क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी और क्षेत्र के हजारों भक्तों ने यहाँ पर भगवान घंटाकर्ण के दर्शन किए और इस अवसर पर मैं सभी घंटाकर्ण भक्तों को धन्यवाद करता हूँ। घंटाकर्ण मंदिर ट्रस्ट जो है उनके द्वारा इस रुद्राभिषेक का जो आयोजन किया गया, ये पूरे क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की समृद्धि और सुख शांति के लिए जो इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह आज कोविड महामारी में भी तमाम लोगों की अपनी जानें गई हैं और मौसम में भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बरसात नहीं भी, और अब जिस तरह बारिश में मई के महीने बादल फटे, ये सबसे कहीं ना कहीं प्रकृति भी नाराज है। तो सबके शांति के लिए प्रभु घंटाकर्ण देवता की कृपा से सब शांत हों, सभी सब जगह समृद्धि आए, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में खुशहाली आए। ज्यादा बातचीत के लिए नरेंद्र नगर से हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाचस्पति, जिस तरह से रुद्राभिषेक यज्ञ का कार्यक्रम था, किस तरह से माहौल वहां पर देखने को मिला और क्या कुछ खास रहा इस दौरान? जी, आपको बता दें कि नरेंद्र नगर विधानसभा के कोयली पट्टी के घंटियाल शिखर पर जो समुद्र तल से ठीक 8000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां भगवान घंटाकर्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है। ये वर्षों से बनाया जा रहा था। पहले वहां पर पैतृक मंदिर था, लेकिन अब बड़ा भव्य बना है। और देखते ही जो है, चूंकि भांज और देवदार के वृक्षों के सघन जो है वृक्षों के बीच में ये घंटाकर्ण मंदिर एक किस्म से जो है मणि के समान वहां चमकता है दूर से। वहां पर 3 दिन का रुद्राभिषेक यज्ञ किया गया और प्रारंभ के दिन पर वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवार, जिन्होंने वहां सोलर पंपिंग के जरिए पानी पहुंचाया था। पिछली बार कड़ाके की ठंड में है, इस बार बरसात के बावजूद भी वहां पर पहुंचे हैं वो, और उन्होंने रुद्राभिषेक में भाग लिया है। इसका समापन हुआ है। समापन पर क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी वहां पर गए हैं और तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है मतलब वहां मत्था टेकने जाते हैं, मन्नतें मांगने जाते हैं। और मान्यता है कि भगवान घंटाकर्ण पर मंदिर में जो सच्चे भाव से वहां पर जाता है, मन्नतें मांगता है, उसकी मन्नतें पूरी। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, क्या मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से वहां पर मंदिर को एडवांस तरीके से बनाने के लिए पहल की जा रही थी, लगातार जो है सरकार ने बड़ा बजट भी दिखाया था, बड़ा दिल भी दिखाया था, तो क्या मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है वहां पर? मंदिर का निर्माण खास करके वहां पर जो मंदिर समिति बनी थी और सैकड़ों वर्षों से वहां पर एक पुराना मंदिर था, लेकिन लोगों ने सोचा कि उत्तराखंड में जगह जगह भव्य मंदिर बन रहे हैं, तो क्षेत्र के लोगों ने एक समिति बना करके और लोगों ने श्रद्धा के भाव से दिल खोल करके जो है उस पर दान दिया है। लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 50,000 से, किसी ने लाख, इस तरह का जो है मतलब श्रद्धा भाव से, वो भी इसलिए श्रद्धा भाव से कि मन्नतें मांगने वहाँ बहुत सारी ऐसी जो हैं घटनाएं हैं कि भगवान के मंदिर में, घंटाकर्ण के मंदिर में जो गया है उसकी मन्नतें पूरी हुई हैं। बिल्कुल, जो भगवान के मंदिर में गया है वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटा, ऐसी बहुत सारी कहानियां भी बढ़ चुकी हैं। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, दरअसल जो घंटाकर्ण मंदिर है उसका भौगोलिक अगर क्षेत्र में की मैं बात करूं तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह न सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र है बल्कि सड़क मार्ग का ना होना है। सुबोध उनियाल वहां पर पहुंचे थे, क्या सड़क का जो निर्माण कार्य वहां पर बड़े वक्त से बात चल रही कि सड़क का निर्माण कार्य होगा, सड़क बनाई जाएगी, गजा से सड़क जाएगी, लेकिन क्या सड़क के निर्माण कार्य को लेकर के सुबोध उनियाल ने कुछ कहा है वहां पर? जी, सुबोध उनियाल ने कहा है वहां पर,
और सुबोध दयाल से लोगों ने और स्वयं सुबोध दयाल ने भी इसकी पहल की है कि वास्तव में घंटाकरण जहाँ लाखों लोग जो है मतलब जाते हैं वर्ष भर में जो है मन्नतें मांगने के लिए, यहाँ जो है मतलब सोना सजवान ने पानी पहुंचाया तो उन्होंने आश्वस्त किया लोगों को कि हम मंदिर के लिए जो है मतलब यहाँ गौता चली गजा से 8 किलोमीटर सड़क जो है वो उन्होंने सुबोध दयाल ने स्वीकृत करवाई है। और बता दें कि 5 किलोमीटर का टेंडर भी हो चुका है, उस पर काम चालू होने वाला है। खास बात एक चीज और बता दें जो किसी को पता नहीं है, खास कुछ लोगों को पता है कि भगवान घंटाकरण की महिमा ये है व्यापक तौर पर कि भगवान बद्री विशाल के जो कपाट खोलते हैं वहां पर घंटाकरण का मंदिर है। और घंटाकरण का मंदिर जो बद्री भगवान के यहाँ जो बद्री विशाल के यहाँ बद्रीनाथ में है, पहले उसकी पूजा अर्चना होती, जो खास बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक बार सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो जो लोग हैं उनको भी मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू होगा और उसके बाद पूरा भी होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंदिर के बारे में जान सके। तो आपको बता दें कि रुद्राभिषेक यज्ञ का कार्यक्रम था जहां पर मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जिंदगी पहाड़ जैसी है। यहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन 3 मुद्दों को लेकर समस्याएं हमने अक्सर पहाड़ों पर देखी हैं, जिसकी वजह से आज खेत और मकान बंजर पड़े हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में साल भर तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। जब उत्तराखंड और यूपी एक थे तब यहाँ एक स्थायी अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब वो अस्पताल भी बंद हो चुका है। कुछ सालों तक यात्रा काल के 6 महीने यहाँ एक फार्मासिस्ट रहता था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो भी नजर नहीं आ रहा है। आलम यह हो चुका है कि बुखार की गोली के लिए भी तोसी और त्रियुगी नारायण में रहने वाले ग्रामीणों को 34 किलोमीटर दूर फाटा जाना पड़ता है, जबकि वहां भी हालात दयनीय हैं। लोग प्रशासन और सरकार से गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, जिसके बाद अब ग्रामीण आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। 15 जुलाई से ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और मांगे पूरी ना होने पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। नरसी प्रसाद गिरडियाल है। अच्छा, क्या दिक्कतें होती हैं स्वास्थ्य की? अब हमें स्वास्थ्य के लिए तो जो प्राथमिकता है, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हमारे यहाँ पे आवश्यकता है। और आपने सुना होगा कि 40 साल पहले यहाँ पे एक बड़ी पोस्ट हुआ करती थी जो आज यहाँ पे नहीं है। और उससे ऊपर हम यही कहेंगे कि आज हमारी वर्तमान जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो यहाँ से गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में अगर केंद्र राज्य में सरकार वही, राज्य में भी वही, यहाँ नहीं मिल सकता है तो कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वास्थ्य ही पहला प्राथमिक है आदमी का। स्वास्थ्य नहीं तो उससे आगे क्या बिजली का करेगा, क्या शिक्षा का करेगा, क्या आगे के करेगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने 1 तारीख को जो है यहाँ से शुरू किया था अपना अल्टीमेटम कि हम स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, और हमको 14 दिन बाद हमारे जो यहाँ पे उच्च अधिकारी कहेंगे, ये जो हमारे विधायक हैं, जो वर्तमान में हैं, निर्वर्तमान हैं, दोनों 14 दिन 15 दिन के बाद ट्वीट कर रहे हैं कि हम मांग को ले रहे हैं। लंबे समय से स्वास्थ्य की मांग चल रही है, स्वास्थ्य सुविधा में क्या जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई पैरवी नहीं की जाती है इस तरफ? सर, जनप्रतिनिधियों की तरफ से पैरवी की जाती है, लेकिन क्या करें, जब शासन प्रशासन, यहाँ पे एक हॉस्पिटल था पहले भी, लेकिन वो कई महीनों से, कई सालों से बंद है। क्यों बंद है ये मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ। ये एक सुदूर क्षेत्र होने के बावजूद भी, ये इससे आगे भी एक गांव है, तोसी गांव है, उसको 6 या 8 किलोमीटर पैदल फाटा में आना पड़ता है। अगर वहाँ की स्थिति देखी जाए तो वहाँ रास्ते में न पानी है, न चलने के लिए सड़क अच्छी है, कुछ भी नहीं है वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भट्ट। तो ये आंदोलन कब से चल रहा है, क्या कुछ मांगे आपकी हैं? आज ये आंदोलन को 4 दिन हो गए हैं। ये भगवान विष्णु की तपस्थली है और यहाँ पे जो है बड़े बड़े मंत्री लोग, प्रशासन, शासन प्रशासन कई समय से आते भी, आगे भी आएंगे।
लेकिन बड़ी खेद का विषय है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के समय से यहाँ पे एक इकाई थी और आज हमारे सामने ये हाल है कि वो बंद पड़ी है। इस परिप्रेक्ष्य में समस्त गाँव वालों ने एक वो रखा है कि हम 15 तारीख से क्रमिक आंदोलन करेंगे 15 दिन के लिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ स्वास्थ्य। संवाददाता कुलदीप राणा आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन आखिर प्रशासन इन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, या फिर ध्यान तो है लेकिन भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि कुछ हो नहीं सकता वहां पर? बिल्कुल, रुद्रप्रयाग जनपद का ये दूरस्थ इलाका है। तोसी और त्रियोगी नारायण के क्षेत्र में अभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं 20 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इनको बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य जैसे ही आधारभूत सुविधा में आती है, आदमी की बेसिक जरूरत होती है, ये उनका मूलभूत अधिकार ग्रामीणों का होता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य को बने 2 दशक का एक लंबा समय हो गया है, लेकिन अब तक वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की स्थापना नहीं हो पाई, जबकि पूरे जो वहाँ पर क्षेत्र है उसमें करीबन 6000 से ज्यादा की आबादी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के सरकार में, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, त्रियोगी नारायण का मंदिर है, वहाँ पर श्री पार्वती का विवाह स्थल वहाँ पे है। इस वजह से वर्ष भर जो तीर्थ यात्री हैं वहाँ पे तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश जमाने में सरकार हुआ करती थी, उन्होंने वहाँ पे एक अस्पताल बनाया हुआ था, लेकिन हम इनको कहेंगे कि हमारी इतनी नाकाम सरकारें हैं जिन्होंने वो अस्पताल भी बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के दौर में जब वो अस्पताल खोला था और जब वो अपना राज्य मांगा, तो उसके बाद अपने राज्य में अस्पताल सुविधाएं बढ़ाने के बजाय वो अस्पताल बंद कर दिया है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर मैं दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो इन सुविधाओं को लेकर के हाल क्या है वहां पर? देखिए, क्योंकि तोसी गांव सबसे दूरस्थ गांव है और तोसी आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से नहीं जुड़ पाया। करीबन 6 किलोमीटर तोसी के लिए पैदल जाना पड़ता है तोसी के ग्रामीणों के लिए, और स्वास्थ्य के लिए उनको 28 किलोमीटर दूर फाटा का रुख करना पड़ता है, और वहां पर भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इस वजह से उनको सीधे रुद्रप्रयाग या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। तो ऐसे में क्षेत्र में चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पाई है। और नेता मंत्री केवल चुनावों के वक्त वोट बैंक मांगने के लिए वहां जरूर जाते हैं, डेरा जमाते हैं चुनावों के वक्त, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई भी वहां पलट कर नहीं देखता है और ग्रामीणों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। आज भी पूरे क्षेत्र में लोगों को पैदल जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, और आलम ये हो चुका है कि जो ग्रामीण हैं अब धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कुलदीप, जो पूरी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों तक कब तक पहुंचा पाता है। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां ग्रामीण थाने का घेराव करने पहुंच गए और ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पथरी थाना इलाके के गांव जट बहादुरपुर के लोगों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि दूसरे समुदाय का एक युवक शादीशुदा महिला को घर से भगाकर ले गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने ग्रामीणों से 12 घंटे का समय मांगा था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी फरार युवती का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर थाने का घेराव किया और युवती को सकुशल घर लाने की मांग की है। साथ ही आरोपी युवक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। के व्यक्ति ने एक 80 महिला को सरेआम चौक पर पकड़ा था। तब से गांव का माहौल गर्म है और अभी एक मोमदन लड़के ने हमारे समाज के 80 समाज की महिला को अपहरण कर लिया। उसका गांव में आग लगी हुई है। इसी दौरान गांव में हिंदू विरोधी पर्चे बटे हैं और उस महिला को उठाना आग में घी का काम किया है। अभी बहुत आक्रोश है जनता में, बड़ी अनहोनी हो सकती है। यदि प्रशासन इसमें चूक करता है तो गांव में कुछ भी विवाद हो सकता है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। देहरादून में जल विद्युत निगम के 2 कर्मचारी लापता हो गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने मामले को लेकर बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देहरादून में जल विद्युत निगम के 2 कर्मचारियों के लापता होने से सनसनी फैल गई है। दोनों कर्मचारी
सीब्रो पावर हाउस में काम करते थे। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुड़की में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। सिविल लाइंस कोतवाली में व्यापारी, ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों के साथ रुड़की सीओ ने बैठक की। इस दौरान सभी ज्वेलर्स, व्यापारी और बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर चौकस रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा गार्ड को तैनात करने का आदेश भी दिया गया। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को जागरूक करते हुए किसी भी तरह का संदेह होने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है, ताकि आपराधिक वारदातों से बचा जा सके। पौड़ी के सतपुली में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिसकर्मी घर घर जाकर लोगों का सत्यापन करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान जो मकान मालिक थे उन्हें भी सत्यापन फॉर्म दिए गए हैं, ताकि वे अपने किराएदारों का सत्यापन करवा सकें। तो पौड़ी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। सतपुली पुलिस थाना पुलिस ने कस्बा सतपुली, विकास मोहल्ला और मल्ली सतपुली गांव में सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस टीम ने घर घर जाकर लोगों का सत्यापन किया। इस दौरान बाहरी राज्यों और जिले के लोगों का सत्यापन किया गया। साथ ही मकान मालिकों को भी सत्यापन फॉर्म दिए गए। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस एक्ट में मकान मालिक के लिए अपने घरेलू नौकर और किराएदार का सत्यापन करवाना जरूरी है। मकान मालिक को अपने किराएदार या नौकर का सत्यापन फॉर्म 5 दिनों में भरकर थाने में जमा करना होगा, ताकि पुलिस के पास उनका डेटा मौजूद रहे। अगर कोई मकान मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।